नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लाते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ जरूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिशन जूपी, बी मिशन लूसी, सी मिशन एक्सोडस या डी मिशन एस्टेरॉयड। सही उत्तर है बी मिशन लूसी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स पर रिसर्च करने जा रही है। इसके लिए नासा अपने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगी। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित इस मिशन में 12 वर्ष से अधिक समय लगने का अनुमान है। लगभग 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके 8 क्षुद्र ग्रहों का परिभ्रमण करना और लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बने सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को लेकर नई जानकारी हासिल करना इस मिशन के उद्देश्य में शामिल है। नासा के इस मिशन का नाम लूसी है, जो एक जीवाश्म के नाम पर रखा गया है जिसने मानव जाति के विकास के बारे में जानकारी दी थी। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड हैं जो ग्रहों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। पहली श्रेणी में ऐसे क्षुद्र ग्रह आते हैं जो मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी पट्टी में पाए जाते हैं, और दूसरी श्रेणी के तहत ट्रोजन्स को शामिल किया गया है। ट्रोजन्स ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं। तो नासा ने बृहस्पति, नेपच्यून और मार्स ग्रहों के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की जानकारी पहले ही दे रखी है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में खबरों में रहा डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी लूखा, सी यमुना या डी साबरमती। सही उत्तर है बी लूखा नदी। हाल ही में मेघालय सरकार ने दावा किया है कि एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट ने मृतप्राय लूखा नदी को पुनर्जीवित कर दिया है। दरअसल लूखा नदी कोयले की खदानों से निकलने वाले एसिड और हानिकारक तत्वों के कारण 1 दशक पहले ही विषाक्त हो गई थी। ऐसे में डिटॉक्सिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से फाइटो रिमेडिएशन पद्धति का उपयोग कर नदी की विषाक्तता को दूर करने का काम किया गया है। इस पद्धति में पानी से प्रमुख विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए शैवाल का उपयोग किया जाता है। लूखा नदी की बात करें तो ये मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में बहती है, जहां मेघालय की अधिकांश रैट होल कोयला खदानें स्थित हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, बी पॉल क्रुगमैन, सी डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस या डी रिचर्ड एच थेलर। सही उत्तर है सी डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जा रहा है। ये 3 अर्थशास्त्री हैं डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। ये तीनों अर्थशास्त्री अमेरिका से संबंधित हैं। इनमें डेविड कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर हैं, तो वहीं जोशुआ एंग्रिस्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और गुइडो इम्बेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला है, जबकि जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को कैजुअल रिलेशनशिप के क्षेत्र में उनके सटीक निष्कर्षों के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र में मिलने वाले नोबेल पुरस्कार को पहले श्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस संस्थान ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 जारी की है? ए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, बी वर्ल्ड बैंक, सी एमनेस्टी इंटरनेशनल या डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं UNEP। सही उत्तर है ए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 पारिस्थितिक खतरों, लचीलापन और शांति को समझना जारी की है। रिपोर्ट में 178 देशों को शामिल किया गया है। इसमें जनसंख्या वृद्धि, जलतनाव, खाद्य असुरक्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात और बढ़ते तापमान पर सबसे हालिया वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है। ये ETR का दूसरा संस्करण है।
कहा गया कि 30 देशों में लगभग 1.26 बिलियन लोग अत्यधिक पारिस्थितिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। इन देशों में खतरों को कम करने के लिए अनुकूल बनने की संभावना काफ़ी कम है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन हो सकता है। साथ ही कम से कम 13 देशों को अत्यधिक उच्च और 34 अन्य देशों को उच्च पारिस्थितिकी खतरों का सामना करना पड़ा है। सबसे कमजोर देश मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में समूहबद्ध हैं। रिपोर्ट में स्वास्थ्य, भोजन, पानी, शरणार्थी राहत, वित्त, कृषि और व्यवसाय विकास को स्थानिक सामुदायिक स्तर पर सशक्त बनाने की सिफारिश की गई है और एक इंटीग्रेटेड एजेंसी बनानी होगी, ऐसा कहा गया है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. यह एक संवैधानिक संस्था है। 2. इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं: ए. केवल कथन 1 सही, बी. केवल 2 सही, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है बी. केवल कथन 2 सही। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, न कि संवैधानिक। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इस बहुसदस्यीय संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इन्हें इनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में इन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। राज्य के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये थे आज के 5 MCQs। आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, और आपके इन 5 में से कितने MCQs हुए सही और कितनों के उत्तर आपसे हुए गलत, ये तमाम जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।